बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन उठाओ, हमारे लिए उसका नंबर लेना बहुत ज़रूरी है। ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई नहीं करना, जल्दी पता करना है। जी सर। क्या हुआ? जैसे सर ने कॉल बंद की, फ़हीमा ने पूछा। इससे पहले कोई जवाब देता एक अनजाने नंबर से कॉल आई। PCO का लग रहा था। हेलो ज़ाद स्पीकिंग। ज़ाद ने कॉल उठाते कहा। हेलो मेरी जान, सुना है बड़े दामखम वाले हो। ज़ाद ने हैरत से अजनबी की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ नहीं पहचान सका। सॉरी, आप कौन हैं और क्या कह रहे हैं? ज़ाद ताज्जुब से बोला, बेटा मैं वो ज़ख्मी शेर हूँ जिसकी खचार में तूने हाथ डालने की गलती की है। बड़े तरीके से तूने महन शाह को बेवकूफ़ बनाया है, मगर मुझे तू जानता नहीं। बहुत गलत जगह पंगा ले बैठा है। अब की बार ज़ाद को समझ आ गई कि तू स्वयं कौन है। बेटा मैं न सिर्फ ज़ख्मी शेर को ज़ख्मी करना चाहता हूँ, बल्कि उसके चीर फाड़ को अब करके भी रख देता हूँ। जहाँ से भी तूने मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन ली है, उसने आधी अधूरी दी है। ज़ाद उससे कहीं ज़्यादा फनकार कर बोला। हाँ, आई लाइक इट। दुश्मन जितना होशियार हो, लड़ने का उतना ही मज़ा आता है। बेशक। तो फिर छुप कर वार करने की कोशिश में क्यों हो? सामने आओ ताकि लड़ने का मज़ा दोबारा हो। वो भी ज़ाद था। बड़े बड़े सुरमाओं को उसने किस्सा तमाम किया था। सलमा चौधरी लाजवाब हुआ। ज़रूर आएंगे, जल्द ही। अभी तो आगाज़ है, कहते साथ उसने फ़ोन बंद कर दिया। कौन था? क्या हुआ है? फ़हीमा को इतना अंदाज़ा तो हो गया था कि कोई गड़बड़ है। सरमा चौधरी मेहरसा के ज़रिए मुझ तक पहुंच गया है। ज़ाद की बात पर उसका दिल धक से रह गया। अब क्या होगा? उसने तशवीश से पूछा। कुछ नहीं होगा डियर, आप क्यों टेंशन हो रही हैं? हम हैं ना। ज़ाद ने उसके कंधे पर अपना दायां बाजू हमाल किया और उसे लिए रिहायशी से की जानब आया। वो जान गई कि अब उसे बहला रहा है। अंदर जाकर उसने सबके साथ डिस्कस किया। मसला ये था कि उसे ट्रेस कैसे किया जाए कि वो कहाँ है, क्योंकि जो लोग उसे फार्म हाउस की निगरानी कर रहे थे उन्होंने इतला दी थी कि सरमा चौधरी ने फ़िलहाल वहाँ पनाह नहीं ली है। एक आइडिया मुझे आया है, मगर वो सुनने के बाद सबने ठंडे दिमाग से सोचकर जवाब देना है। फ़हीमा ने सबको देखते हुए कहा। बताइए, ज़ाद ने कहा। मुझे लगता है कि मैं उनसे जानती होगी कि क्योंकि अपने दोनों गलत काम वो उसी के तोस्ते कर रहा है। तो ऐसा करते कि मैं कल वापस जाती हूँ, हो सकता है कुछ पता चल जाए। नहीं, अब वहाँ नहीं जाओगी, ज़ाद ने उसकी बात सुनते ही कहा। उफ, ठंडे दिमाग से सोचें। वैसे भी मैंने कल तो जाना ही वापस, उसने ज़ाद को याद दिलाया। मगर अब मेरी पोजीशन उनकी नज़रों में खुलकर वापस आ गई है और वो आपको भी इसी पैराई में देखेंगे। ज़ाद ने कतियत से कहा। वैसे भी बहुत रिस्की है भाभी, सुफियान ने भी कहा। मेरे ख्याल में फ़हीमा ठीक कह रही है। आप लोग एक चिप उसको लगा दें जिससे वहाँ आपकी गुफ्तगू सुन लेगी। ये नहीं हो सकता। क्या वो बहन साहब को इस सब किस्से से निकाल कर बाहर करेगा? आखिर कभी उसे लड़कियों की स्मगल करने वाला काम उसी से करवाना है। बिल्कुल, फ़हीमा ने फ़ौरन कहा। जैसे भी हम पता करवा लेंगे, मगर ये काम मैंने नहीं करना। ज़ाद ने गस्सीली नज़रों से उसे देखा। सुफियान भाई प्लीज़ ना। देखें, अगर आप वो चिप लगा देंगे तो किसी को इशू भी नहीं। मैं भी इजीली इसको कर सकती हूँ। इट्स नॉट आपका अ बिग डील। फ़हीमा, हमारा इस सब में इन्वॉल्व होना और मायने रखता है। ज़ाद ने उसे टोका। क्या आप नहीं चाहते कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूँ? ज़ाद सर पकड़ कर बैठ गया। बात उसकी ठीक भी लग रही थी, मगर वो कैसे अपनी ज़िंदगी को कैसे मुश्किल में डाल देता। मेरे ख्याल में भाभी ठीक कह रही है। जब हम उससे ट्रेस आउट कर लेंगे तो उसे पकड़ना मुश्किल नहीं होगा, मगर उसके लिए हमें इसके लिए बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। कुछ लोग हर वक्त मेहरसा के घर की पहरादारी करेंगे। इसके अलावा हमारा माइक्रोफोन भी उनकी नज़रों में नहीं आए, जिससे हम बआसानी वहाँ की गुफ्तगू सुन सकते हैं। सुफियान और बाकी सब भी फ़हीमा की बात से मुतफिक हुए और फैसला ये हुआ कि वो रात वहीं सब गुजार कर फ़हीमा को अगले दिन ज़ाद का कोई मातहत रिक्शा वाला बनकर वहाँ छोड़ आएगा। कुछ दिन मज़ीद अगला लाहेमावल तय करके सब सोने के लिए मुख्तलिफ कमरों में चले गए। फ़हीमा किचन में पानी पीने की गर्ज से गई, जबकि ज़ाद वहीं लॉन्ज में बैठा हुआ था। कुछ देर बाद उसने गर्दन मोड़कर किचन में मौजूद फ़हीमा को देखा। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर किचन की जानब उसने कदम बढ़ाए। फ़हीमा जो कुर्सी पर बैठी पानी पी रही थी, मुड़कर उसने ज़ाद को अंदर आते देखा और फिर वापस चेहरा मोड़ लिया। ज़ाद उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। चाय बनाकर दे सकती हैं? मुसलसल उसे अपनी नज़रों की गिरफ्त में रखे हुए था। जी क्यों नहीं, नज़रें चुराते हुए बोली। फिर उठकर पैन में दूध और पत्ती डाली। वो ज़ाद की कुछ कहती नज़रों से खुद को बचाने के लिए इधर उधर की चीज़ें समेट रही थी। वो कोहनिया मेज़ पर जमाए बैठा था। फ़हीमा की जानब उसकी पूछ थी। मोहब्बत कभी कभी बहुत बुरी तरह अपने खराज वसूल करती है कि इंसान के पास उसके आगे झुकने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बाकी नहीं रह जाती। क्या हाल आपका? ज़ाद की कुछ चताती नज़रों में उसे इस लम्हा देखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगा। आप लोग भी तो अपनों को छुपकर खतरों से खेलते हैं। अगर मैं भी खुद को इस मुल्क के लिए किसी सूरत में काम लाना चाहती हूँ तो इसमें इतना बड़ा मसला क्या है?
फ़हीमा ने झंझला कर उससे पूछा। यार ये हमारा प्रोफेशन है, हाई ट्रेनिंग ही इसी बुनियाद पर होती है कि हमें हर वक्त पर खुद को इस मुल्क के लिए पेश करना होगा। मगर आपका फ़ैसला ज़्यादा लड़का को इस वक्त बेबसी की इंतहा पर है। उसने बेख्तियार हाथों पर सर गिराया। फ़हीमा ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। प्लीज़, आपको तो मुझसे ज़्यादा मेरे जज्बे को समझना चाहिए। क्या ही अच्छा हो कि अगर मेरी जान इस मुल्क के लिए कुर्बान हो जाए। क्या इससे बड़ी कोई सादत होगी? शट अप, वो गुस्से से दौड़ा। आज उसको एहसास हुआ था कि खुद को मौत के मुंह में देना कहीं ज़्यादा आसान है, मगर अपने बहुत प्यारों को मौत के मुंह में धकेलना किस कदर तकलीफ दे है। इससे पहले कि फ़हीमा कुछ कहती, चाय उबलने ही लगी थी कि उसने तेज़ी से चूल्हा बंद किया, क्योंकि कपों में चाय ढेली। एक कप साथ को पकड़ाया, दूसरा कप लिए उसके साथ कुर्सी पर बैठी। मैं इस लज़्ज़त को चखना चाहती हूँ जो आप लोगों को इतना नडर बना देती है। शायद मेरी ज़िंदगी का मकसद ही यही हो। ज़ात ने हाथ नीचे गिराते फ़हीमा की रोशन आंखों में देखा। मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर आपके साथ ज़िंदगी के बेफ़िक्र दिन गुजारने की थोड़ी सी प्लानिंग की थी। ज़ात के लहजे पर उसके दिल ने उससे बगावत की। निकाह एक कमिटमेंट है कि हम अपने शरीके सफ़र के हर अच्छे और बुरे वक्त में उसका साथ देंगे। मैं इसी एक कमिटमेंट को निभाना चाहती हूँ, फ़हीमा ने अज़म से कहा। यानी अपने फ़ैसले से हटना नहीं। ज़ात ने उसकी पुरअज़म आंखों में देखा। उसने मुस्कुराते हुए सर नफ़े में हिलाया। ज़ात ने बेबसी से होंठ खींचे। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह मुझे जन्नत में भी आपका साथ दे। फ़हीमा ने पहली मर्तबा उसका हाथ खुद से थामते हुए कहा। ज़ात ने बेख्तियार उसे अपने साथ लगाया। उसे यहीं रोक कर लेने की चाह शिद्दत से दिल में उभरी थी। बहुत मुश्किल लग रहा है ये सब, ज़ात ने बेचारगी से कहा। अल्लाह आपकी हर जगह हिफाजत करे। अल्लाह से दुआ करूँगा कि मेरी इमानत की हर कदम पर हिफाजत फरमाए। ज़ात ने उसे खुद में ज़ोर से बेंचा। दिल किया कि उसे खुद में कहीं छुपा ले। उसने ख्वाहिश की कि इस रात की सुबह कभी ना आए, मगर बहुत सी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। अगले दिन सुबह जैसे ही फ़हीमा जाने के लिए तैयार हुई, ज़ात ने उसके दाएं हाथ की उंगली में एक अंगूठी पहनाई, जिसमें एक छोटी सी चिप लगाई। इस चिप के थ्रू आपकी डिस्कशन, आपकी मूवमेंट, हर चीज़ हमारे सिस्टम में आ जाएगी। सो आपने इस रिंग को बिल्कुल भी नहीं उतारना, ज़ात ने फ़हीमा को समझाया। उसने इस बात में सर हिलाया। फ़राज, जो कि ज़ात और सुफियान का न सिर्फ दोस्त था बल्कि उनकी टीम में भी शामिल था, वो एक रिक्शे में रिक्शा चलाने वाले के हुलिये में मौजूद था। सर पर टोपी पहने, आंखों में काजल लगाए, कंधों पर कपड़ा रखे, सब ने उसका हौसला बढ़ाया। रिक्शे में बैठने से पहले उसने ज़ात को देखा, जो उसके हर उठते कदम के साथ अपने दिल को डूबता महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद फ़हीमा मेहरुनिसा के सामने थी, जो खुशमगी नज़रों से उसे घूर रही थी। कहाँ है तेरा आशिक? इतनी भी उसमें हिम्मत नहीं थी कि तू खुद छोड़ने आता। शक्ल से कितनी मासूम लगती है। मुझे क्या पता था कि आस्तीन का सांप पा रही हूँ, मगर तेरा भी सब इंतज़ाम कर दिया है। बस 1-2 दिन में तुझे ऐसी जगह पहुँचाएंगे कि तेरा आशिक तेरा सुराग भी नहीं पा सकेगा। क्या कह रही है? मैं कुछ समझी नहीं। फ़हीमा ने ना समझी का मुजाहरा किया। इतनी तो बच्ची कि समझ ना आए। वो जो तेरा आशिक तुझे यहाँ से लेकर गया था, सीक्रेट एजेंट था। मेहरुनिसा ने दांत पीसते हुए कहा। क्या? वाकई? मगर मुझे उसने कुछ नहीं बताया। फ़हीमा ने जिस शानदारी से लालमी का मुजाहरा किया, मेहरुनिसा खुद गड़बड़ा गई। बकवास न कर, वो गुस्से से घर आई। वो तो कोई बिजनेसमैन था। मेहरुनिसा सच में गड़बड़ा गई। अच्छा चल, अभी तो अपने कमरे में दफ़ा हो। फ़हीमा को हकार से कहते साथ ही उसने किसी का नंबर मिलाया। वो यही समझी कि फ़हीमा जा चुकी है, जबकि फ़हीमा चुपके से लॉन्च के साथ मौजूद किचन में चली गई। शुक्र था ये कि उस वक्त कोई और नहीं था। वो दम साधे वहाँ खड़ी रही, जहाँ से मेहरुनिसा की आवाज़ बाखूबी सुनाई दे रही थी। हेलो, हाँ सरकार, वो लड़की जो वो लोंडा लेकर गया था वापस आ गई है, खुद ही, और उसकी असलियत से भी बेखबर है। चलो ठीक है, कितने बजे आएंगे? सही है, ये कहते साथ उसने फ़ोन बंद किया। फ़हीमा किचन के दूसरी जानब से बाहर निकलने वाले दरवाजे की जानब तेज़ी से बढ़ते बाहर लॉन की जानब निकल गई। कमरे में आते साथ ही फ़हीमा ने अपने हैंड बैग में से मोबाइल निकाला, जो वो आते हुए साथ ले आई थी। ज़ात के मैसेज से जिनमें उसकी खैरियत पूछी गई थी, उसने सारे मैसेज पढ़कर बारी बार डिलीट किए। वो जानती थी कि ज़ात ने मेहरुनिसा से होने वाली सारी गुफ्तगू सुन ली है। ज़ात कॉलिंग लिख रहा था और दरवाजे को लॉक करके उसने बेड के साथ नीचे बैठकर तकिया मुँह के बिल्कुल पास रखते हुए जल्दी से कॉल पिक की। हेलो, ठीक हो ना फ़हीमा? ज़ात की पुरतशवीश आवाज़ सुनकर उसे समझ नहीं आया कि रोए या खुश हो। अंधे कुएं में वो कूद तो गई थी, मगर उसे निकलने की क्या ज़रूरत होगी वो नहीं जानती थी। निकलेगी भी या नहीं ये भी नहीं जानती थी। मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो। इस वक्त कहाँ से बात कर रही हो? मैं कमरे में हूँ, जो मेहरुनिसा ने पहले भी मुझे दिया हुआ था। बहुत आहिस्ता आहिस्ता वो बोल रही थी। अच्छा, एक काम करना, मेरे और शीज़ा भाभी के जितने भी मैसेजेस हैं वो सब अपने मोबाइल में से डिलीट कर देना, और शीज़ा भाभी का नंबर भी। सिर्फ मेरा नंबर आपके मोबाइल में रहे। मैं नहीं जानता कि ये मोबाइल आपके पास कब तक रहेगा। वो रहने देते, और अगर किसी के हाथ लग गया तो आप
आपने जो मेरे प्रोफेशन से ला ताल्लुकी का कहा है, कहीं वो ड्रामा खुल ना जाए, और अगर ऐसा हुआ तो ये लोग आपको किसी भी हद तक नुकसान पहुँचा सकते हैं। अल्लाह न करे। उसने ज़रूरी हदायत देते उसने अपने खदशों का जिक्र किया। मैं किसी मिशन में घबराया नहीं, जितनी आपकी वजह से मिशन मुझे खौफज़दा कर रहा है। साद ने नाराज़ लहजे में कहा, आई एम सॉरी। उसके नाराज़ लहजे पर भी उसे बेख्तियार साद पर बेहद प्यार आया।